एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन इसके कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट आपकी क्वेरी होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन कोई पीडीएफ आपको चाहिए होगी वो मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और कल दो बच्चों की क्वेरी थी, सुमन और वर्षा की वीडियो विजिबल नहीं है। तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो, क्योंकि वीडियो विजिबल थी, मैंने भी देखा था तो वीडियो स्क्रीन एकदम क्लियर था। अगर आप में विजुअल नहीं थी तो आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं 360 या 720 पे करके एक बार देख लीजिएगा, से क्या पता आपको वीडियो विजुअल और क्लियर दिखने लगे। और अगर फिर भी ना दिखे तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि मेरे तरफ से तो पूरा क्लियर था और मैं अपने फ़ोन पे भी चला कर देखी तो वो पूरा विजिबल दिख रहा था। हो सकता है नेटवर्क इशू या आपके फ़ोन का रेजोल्यूशन कम होगा, उसे आप बढ़ा लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा या 720 कर लेंगे तो आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आधुनिकीकरण सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मेनली फोकस ऑन विच टाइप ऑफ सोशल चेंज? ऑप्शन ए साइक्लिकल चेंज पे बात करता है, ऑप्शन बी है लीनियर चेंज मतलब रैखिक परिवर्तन पे, ऑप्शन सी है रैंडम चेंज आकस्मिक परिवर्तन पे, और ऑप्शन डी है रेवोल्यूशनरी चेंज मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन पे। तो बताइए किस परिवर्तन से रिलेटेड है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रैखिक लीनियर चेंज से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोस्टो के आधुनिकीकरण मॉडल में अंतिम चरण कौन सा है? मतलब मॉडर्नाइजेशन का जो थ्योरी दिया था रोस्टो ने, उसमें आपको बताना है लास्ट स्टेज कौन सा था। ऑप्शन ए है टेक ऑफ का, ऑप्शन बी है ड्राइव टू मैच्योरिटी का, परिपक्वता की ओर का, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल सोसाइटी का, परंपरागत समाज का, और ऑप्शन डी है एज ऑफ हाई कंजप्शन, उच्च जन उपभोग का युग। तो बताइए अंतिम चरण इनमें से कौन सा रोस्टो ने बताया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, उच्च जन उपभोग का युग, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्कॉलर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? आधुनिकीकरण सिद्धांत से निकटता से कौन सा विद्वान जुड़े हैं? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो, ऑप्शन सी है माइकल फोकार्ट, और ऑप्शन डी है जीन बॉडिलार्ड। तो बताइए कौन जुड़े हैं आधुनिकीकरण सिद्धांत से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकता मुक्ता किस पर बल देता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य पर बल देता है, ऑप्शन बी है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता पर बल देता है, ऑप्शन सी है कल्चरल होमोजेनिटी सांस्कृतिक समानता पर बल देता है, और ऑप्शन डी है फ्रेगमेंटेशन एंड प्लूरलिटी विखंडन व बहुलता पर जोर देता है। तो बताइए पोस्ट मॉडर्निज्म किसका समर्थक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी होगा, फ्रेगमेंटेशन प्लूरिटी विखंडनवाद की बात करता है, बहुलता पर जोर देता है और मल्टीपल ट्रूथ की बात करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण सिद्धांत को यूरो केंद्रित कहकर किसने आलोचना की है? हु क्रिटिसाइज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फॉर बीइंग यूरोसेंट्रिक? ऑप्शन ए आंद्रे एजी फ्रैंक, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन, और ऑप्शन डी है आगस्ट कॉम्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एजी फ्रैंक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर उत्तर भौतिकवादी समाज किस मूल से जुड़ा है? विच वैल्यू इज एसोसिएटेड विद पोस्ट मेटेरियलिस्ट सोसाइटी? ऑप्शन ए इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब आर्थिक सुरक्षा, ऑप्शन बी है सर्वाइवल वैल्यू जीवित रहने के लिए मूल, ऑप्शन सी है सेल्फ एक्सप्रेशन आत्म अभिव्यक्ति, और ऑप्शन डी है अथॉरिटी ऑबिडेंस सत्ता आज्ञा पालन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका जो सही आंसर वो है आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण सिद्धांत किस प्रकार की तर्कशीलता पर बल देता है? ऑप्शन ए है वैल्यू रेशनैलिटी, मूल तर्कशीलता पर। ऑप्शन बी है इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी, साधनात्मक तर्कशीलता पर। ऑप्शन सी है इमोशनल रेशनैलिटी, भावनात्मक तर्कशीलता पर। और ऑप्शन डी है रिलीजियस रेशनैलिटी, धार्मिक तर्कशीलता पर। तो बताइए कौन सा सही होगा? आधुनिकीकरण सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये देता है साधनात्मक तर्कशीलता पर, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे.एफ. लियोटार्ड किस विचार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता के लिए। ऑप्शन बी है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत के लिए। ऑप्शन सी है इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, महान कथाओं पर अविश्वास के लिए। और ऑप्शन डी है रैशनल ब्यूरोक्रेसी, तर्कसंगत नौकरशाही के लिए। तो बताइए लियोटार्ड किससे रिलेटेड है? उन्होंने कौन से सिद्धांत की बात की है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, महाकथाओं पर विश्वास के लिए, मेटा नैरेटिव्स की बात करते हैं। अगर सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता की बात कौन करता है आपको पता है? इमानुएल दुर्खिम करते हैं। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है डेनियल बेल ने। और तर्कसंगत नौकरशाही की बात कौन करता है? ये करते हैं मैक्स वेबर। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी? निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मल्टीपल आइडेंटिटीज, मतलब बहु पहचान। ऑप्शन बी है एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण सत्य। ऑप्शन सी है मीडिया डोमिनेंस, मीडिया का प्रभुत्व। और ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। तो बताना है आपको उत्तर आधुनिकता की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, पूर्ण सत्य की बात नहीं करता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये क्या है? उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है। मल्टीपल आइडेंटिटीज की बात करता है, मीडिया डोमिनेंस की बात करता है और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लार्जली इग्नोर्स, आधुनिकीकरण सिद्धांत प्राय किसकी उपेक्षा करता है? ऑप्शन ए कल्चर, संस्कृति की। ऑप्शन बी है इंटीग्रल इनइक्वालिटी की, मतलब आंतरिक असमानता की। ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की। और ऑप्शन डी एजुकेशन, शिक्षा की। तो बताइए जो मॉडर्नाइजेशन है वो किसकी उपेक्षा करता है, किसे नेग्लेक्ट करता है? तो वो आंतरिक असमानता को नेग्लेक्ट करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद वास्तविकता को कैसे देखता है? पोस्ट मॉडर्निज्म व्यू रियलिटी एज, ऑप्शन ए फिक्स्ड एंड स्टेबल, स्थिर होती है। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिविटी मेजरेबल, मतलब वस्तुनिष्ठ होती है। ऑप्शन सी है सोशल कंस्ट्रक्टेड, सामाजिक रूप से निर्मित होती है। और ऑप्शन डी है नेचुरली गिवन, प्राकृतिक रूप से दी गई होती है। तो बताइए वास्तविकता को कैसे देखा जाता है उत्तर आधुनिकतावाद में? तो इसे देखा जाता है सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब समाज के द्वारा बनाई गई, सामाजिक रूप से निर्मित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावाद के अनुसार अर्थ किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल इंटेंशन, व्यक्तिगत अभिप्राय से। ऑप्शन बी हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाओं से। ऑप्शन सी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ रिलेशनशिप, अंतर्निहित संबंधात्मक संरचनाओं से। और ऑप्शन डी है रैंडम इंटरप्रिटेशन, आकस्मिक व्याख्या से। तो बताइए संरचनावाद के अनुसार अर्थ किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? जो स्ट्रक्चर में डीप जो मीनिंग होती है उससे रिलेटेड होता है, अंतर्निहित संबंधात्मक संरचनाओं से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्नांडिस
डी सोसरे कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज रेफर्स फर्नांडिस ने लैंग्वेज की अवधारणा किसको दर्शाती है? ऑप्शन है इंडिविजुअल स्पीच एक्ट को, व्यक्तिगत वाक्य क्रियाओं को। ऑप्शन बी है सिस्टम ऑफ लैंग्वेज शेयर्ड बाय सोसाइटी, समाज द्वारा साझा भाषा प्रणाली को। ऑप्शन सी है रिटन टेक्स्ट उन्हें, केवल लिखित पाठ को। और ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल इंटेंशन, मनोवैज्ञानिक अभिप्राय को। तो बताइए जो लैंग्यू मतलब लैंग्वेज की जो बात फर्नांडिस सोसरे के द्वारा की गई है वो किसकी व्याख्या करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, समाज द्वारा साझा भाषा प्रणाली की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लार्क लेवी-स्ट्रॉस अप्लाइड स्ट्रक्चरलिज्म प्रिमार्ली टू। क्लार्क लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद को मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू किया है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन बी है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में। ऑप्शन सी किनशिप एंड मिथ एनालिसिस रिश्तेदारी एवं मिथक विश्लेषण में। और ऑप्शन डी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्थिरीकरण में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिश्तेदारी एवं मिथक विश्लेषण में, किनशिप है मिथ एनालिसिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी अपोजिशन इज स्ट्रक्चरलिज्म इम्प्लाई। संरचनावाद में द्वैत विरोध बाइनरी अपोजिशन का क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए हार्मोनी ऑफ मीनिंग्स, अर्थों की सामंजस्यता। ऑप्शन बी है फिक्स्ड हायरार्की ऑफ टर्म, पदों की स्थिर पदानुक्रम। ऑप्शन सी है मीनिंग थ्रू डिफरेंस, भिन्नता के माध्यम से अर्थ। और ऑप्शन डी है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, व्यक्तिपरक व्याख्या। तो बताइए बाइनरी अपोजिशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, भिन्नता के माध्यम से अर्थ, मीनिंग थ्रू डिफरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म प्रिमली चैलेंजेस विच अजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उत्तर संरचनावाद संरचनावाद की किस मान्यता को मुख्यतः चुनौती देता है? ऑप्शन ए लैंग्वेज एज अ सोशल, भाषा का सामाजिक होना। ऑप्शन बी है स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग, अर्थ की स्थिरता को। ऑप्शन सी है यूज ऑफ सिंबल्स, प्रतीकों के प्रयोग को। और ऑप्शन डी है कल्चरल एनालिसिस, सांस्कृतिक विश्लेषण को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए उत्तर संरचनावाद से संबंधित सिद्धांतकार कौन से हैं, कौन से थिंकर इससे संबंधित है जिन्होंने ये बात की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्थ की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैक देरिडास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस सजेस्ट। जैक देरिडा की डिफरेंस मतलब भेद की अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए फाइनल मीनिंग इज अटेनेबल, अंतिम अर्थ संभव है। ऑप्शन बी मीनिंग इज फिक्स्ड बाय स्ट्रक्चर, अर्थ संरचना से स्थिर होता है। ऑप्शन सी मीनिंग इज इंडलेसली डिफर्ड, अर्थ निरंतरता टलता रहता है। और ऑप्शन डी है लैंग्वेज रिफ्लेक्ट रियलिटी डायरेक्टली, भाषा सीधे वास्तविकता दर्शाती है। तो बताइए जो देरिडा की डिफरेंस की अवधारणा है उसे क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो सही आंसर है मीनिंग इज इंडलेसली डिफर्ड, अर्थ निरंतर बदलता रहता है, एक स्टैटिक तरीके से नहीं होता, हर चीजों के अर्थ बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फोकाल्ट पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकस्ड ऑन। मिशेल फुको का उत्तर संरचनात्मक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर पर, सार्वभौमिक मानव स्वभाव पर। ऑप्शन बी है पावर नॉलेज रिलेशन पर, ज्ञान सत्ता संबंध पर। ऑप्शन सी इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन पर, आर्थिक नियतिवाद पर। और ऑप्शन डी है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पावर नॉलेज रिलेशनशिप, ज्ञान और सत्ता संबंध पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म व्यूज द सब्जेक्ट एज। उत्तर संरचनावाद के अनुसार विषय सब्जेक्ट को कैसे देखा जाता है? ऑप्शन ए ऑटोनोमस एंड रेशनल, स्वायत्तता एवं तर्कसंगत पे। ऑप्शन बी है यूनिफाइड स्टेबल, एकीकृत व स्थिर।
ऑप्शन सी है डिसेंटर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, विकेंद्रीकृत व निर्मित, और ऑप्शन डी है नेचुरली गिवन, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त। तो बताइए उत्तर संरचनावाद के अनुसार विषय को कैसे देखा जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तर संरचनावाद से रिलेटेड राइटर कौन से हैं, ये हैं देरिदा, जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी थी, विखंडनवाद की बात की थी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, विकेंद्रित एवं निर्मित, डिसेंटर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर संरचनावाद को संरचनावाद से सर्वश्रेष्ठ अलग करता है। ऑप्शन ए रिजेक्शन ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस, भाषा विश्लेषण का त्याग। ऑप्शन बी एम्फेसिस ऑन फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स, स्थिर संरचनाओं पर जोर। ऑप्शन सी है डिनाइड ऑफ ऑब्जेक्टिव मीनिंग, वस्तुनिष्ठ अर्थ का निषेध। और ऑप्शन डी है फोकस ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन ओनली, केवल संस्थानों पर ध्यान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मीनिंग होती है उसको क्या करता है, डिनाई करता है, रिजेक्ट करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनात्मक विचार में पाठों को कैसे समझा जाता है। इन पोस्ट स्ट्रक्चर थॉट टेक्स्ट आर अंडरस्टूड एज। ऑप्शन ए हैविंग सिंगल अथॉरिटेटिव मीनिंग, एकमात्र प्रमाणीकृत। ऑप्शन सी है क्लोज सिस्टम, बंद प्रणाली। ऑप्शन सी है ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, बहुविध व्याख्याओं के लिए खुले होते हैं। ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन ऑन ऑथर्स इंटेंशन, लेखक के अभिप्राय का प्रतिबिंब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। देन अगर आप चाहे तो मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यू MCQ मिल सकते हैं। ज्वाइन में आप चेक कर सकते हैं कोर्स में। अगर आप 59 वाला कोर्स लेंगे तो इसमें आपको 500 MCQs मैं सॉल्व करा दूंगी। ये जो सब्सक्रिप्शन होगा सिर्फ 1 मंथ का होगा, ऐसा नहीं है कि ईयरली है, ये 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा। और 119 रुपये वाला अगर ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको मैं 1000 MCQs सॉल्व कराऊंगी। और अगर 239 वाला करेंगे ज्वाइन तो इसमें आपको 1500 MCQs मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं MCQs करा दूंगी और उसका PDF भी आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।